हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक इट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विवेक शुक्ला और हम लोग कर रहे थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने सभी राजाओं के बारे में और सभी वंशों के बारे में देख लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया ही था पिछले वीडियो में, हम यहाँ के प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और कला के बारे में पढ़ेंगे कि इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी और धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था, तो ये पार्ट 2 की जगह पार्ट 3 है मौर्योत्तर काल का। तो इसमें हम प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के कला एवं साहित्य तक देखेंगे। तो हमने सबसे पहले इंडो ग्रीक शासन पढ़ा था, मतलब हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो इनके कार्यकाल में, इन चारों वंशों के कार्यकाल में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए, क्या क्या कलाओं के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन आए, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी इस समय। क्योंकि मौर्यों के काल में क्या थी, एकीकृत व्यवस्था हुआ करती थी। मौर्यों में क्या हुआ था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, वो बटे हुए थे छोटे छोटे हिस्सों में, लेकिन इनकी सत्ता एक ही जगह हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो राज्य बने वो संपूर्ण भारत के लिए नहीं बने, वो क्या बने, छोटे से क्षेत्र के लिए बने। तो इनकी व्यवस्था क्या थी, विकेंद्रीकृत थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी कि जो इस काल में सबसे प्रमुख राजवंश था वह था कुषाण। ठीक, इस काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी वह दैवी तत्वों पर आधारित हो गई। अर्थात इसका अर्थ समझिए, क्या हुआ कि जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था हुई, छोटे छोटे राज्य भी थे और हर एक राज्य के या वंश के विरोधी भी हुआ करते थे। तो इन्होंने राजा के दैवीय तत्वों को माना। अर्थात यह माना कि यह राजा जो होता है यह इसके अंदर दैवी तत्व होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे इनके विरोध उत्पन्न हुआ करते थे उसमें क्या कमी आई कि लोग सोचते थे कि राजा दैवी तत्वों से परिपूर्ण है, तो उन विरोधों में कमी आई। तो जब इनके दैवी तत्वों को माना गया तो कुषाण जो थे, कुषाण ये क्या करने लगे, अपनी मूर्तियों की पूजा करवाने लगे। अर्थात कुषाणों की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। अब पूजा शुरू हुई तो मंदिर भी बनने लगे, तो कुषाणों के मंदिर भी बनते थे। ये चीज आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है। अब जो कुषाण आए, इनमें सबसे ज्यादा प्रशासनिक परिवर्तन कुषाणों ने ही किया था और व्यापार में भी कुषाणों का ही सबसे ज्यादा योगदान था। जो कुषाण आए तो भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम द्वैत शासन, द्वैत शासन की व्यवस्था अपनाई। ये हम अंग्रेजों के काल में भी पढ़ते हैं, द्वैत शासन। तो कुछ सबसे प्रथम जो थे उन्होंने, वो कौन थे, कुषाण ही थे जिन्होंने द्वैत शासन की पद्धति को अपनाया। अब क्या हुआ कि इसके पहले मौर्योत्तर काल में ही, आरंभिक मौर्योत्तर काल में क्या हुए थे, सातवाहनों द्वारा जो जमीन दी गई थी दान में, तो दान दी गई जमीन पर, गई भूमि पर करारोपण किया गया। अर्थात जो भूमि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी थी, उस भूमि पर आगे के जितने भी शासक आए उन्होंने करारोपण कर दिया, अर्थात कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये हुई प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप एक बार फिर से देख लीजिए। राजा के दैवी तत्वों का क्या होता है, उत्थान होता है, कुषाणों की मूर्तियों की पूजा शुरू होती है और सर्वप्रथम द्वैत शासन पद्धति कौन लाए, कुषाण। ठीक, और दान दी गई भूमि पर करारोपण भी शुरू कर दिया था आगे के राजाओं ने। अब हम इसके बाद इनकी व्यापारिक स्थिति देखते हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में क्या हुआ कि इनके जो संबंध थे वो मध्य एशिया और पश्चिमी देश, क्या आर्थिक स्थिति देखते हैं, आर्थिक
स्थिति, आर्थिक या व्यापारिक स्थिति के बारे में देखते हैं। अब क्या हुआ, यह जो काल था मौर्योत्तर काल, इसमें भी सबसे ज्यादा यह क्या था, आर्थिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से उज्जवल काल था। इसे व्यापार और वाणिज्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल, जो मौर्य काल हुआ करता था उसमें ज्यादातर व्यापार, अधिकतर व्यापार क्या थे, शासन के अर्थात राज्य के अधीन हुआ करते थे। किंतु अब व्यापार क्या हुए, अब व्यापार स्वतंत्र हो गए और ये स्वयं पर ही निर्भर होने लगे, इससे व्यापार बढ़ा। इनके जो मुख्य देश हुआ करते थे वो क्या थे, मध्य एशिया के और पश्चिमी देश। पश्चिमी देश का अर्थ ये हुआ कि ये इन लोगों की पहुंच यूरोप तक हुई, यूरोप तक भी ये व्यापार करते थे। अब सबसे जो बड़ा परिवर्तन आया, मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन ही मौर्योत्तर काल में हुआ। मुद्रा का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हुआ। मुद्रा, और कौन सी मुद्रा हुई, स्वर्ण मुद्रा। इससे व्यापार में वृद्धि हुई। क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि, और वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा प्रणाली शुरू हुई। और यह किस काल में हुई, कुषाणों के काल में। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा स्वर्ण काल माना जाता है। इनके व्यापार मध्य एशिया एवं पश्चिमी देशों तक हुआ करते थे। इस काल में मुद्रा की क्या हुआ, मुद्रा विनिमय की प्रथा शुरू हुई और स्वर्ण मुद्राओं का काल था ये। यहीं से स्वर्ण मुद्राएं शुरू होती हैं और कुषाणों के काल में यह शुरू हुआ। अब इसके बाद जब ये विदेशों से या मिस्र को निर्यात क्या क्या करते थे, मिस्र को निर्यात करते थे, क्योंकि यहां चीजों का बहुतायत था, व्यापार बढ़ रहा था। मिस्र को निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं थी वह क्या था, हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, सीपियां हो गई, मोती हो गए, रंग में प्रमुखता था नील, रंग नील, और एक अंतिम चीज थी क्या, बहुमूल्य लकड़ियां। ये चीजों का निर्यात ये मिस्र को किया करते थे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इनका व्यापार जो प्रमुख होता था वह, क्योंकि ये मध्य एशिया एवं पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे, अर्थात समुद्र के रास्ते से भी व्यापार करते रहे होंगे, तो जो अरब सागर था, अरब सागर स्थित जितने भी बंदरगाह हुआ करते थे वो व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, अर्थात यहां से व्यापार निर्यात एवं आयात किया जाता था। इनमें एक प्रमुख नगर आता है कावेरी पत्तनम। कौन सा, कावेरी पत्तनम। जो कावेरी पत्तनम नगर था यह दक्षिण भारत का, कौन सा, दक्षिण भारत स्थित प्रमुख बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह, और कालांतर में यह नगर के रूप में विकसित हुआ। इतनी चीज। अब क्या हुआ, जब कुषाण आए तो कुषाण कहां से आए थे, चीन से आए थे, और रेशम मार्ग जो था कुषाणों के सबसे ज्यादा, जो रेशम मार्ग पर, कौन सा, रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा जो आधिपत्य था या अधिकार था वह किसका था, कुषाणों का। अर्थात रेशम मार्ग का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करते थे, कुषाण करते थे। अब रेशम मार्ग का जब ये प्रयोग करते थे तो रेशम मार्ग मिस्र और यूरोप तक जाता है। जब यह मिस्र और यूरोप तक जाता है तो इस काल में व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा। जब व्यापार बढ़ा तो इसके परिणाम स्वरूप जो शूद्र हुआ करते थे इनकी स्थिति बढ़ी। जो मुख्य रूप से शिल्पी हुआ करते थे इस काल में वह शूद्र ही हुआ करते थे। तो जब भाई कोई व्यापार करेगा
तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो यह काल शूद्रों के उत्थान का भी काल माना जाता है। अब आगे देखते हैं कि जब व्यापार बढ़ा तो शिल्पी भी थे। तो शिल्पी कैसे, कौन से थे? शिल्प उद्योग, इस चीज के लिए हम देखते हैं। जो जातक, कौन से? जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का। इसमें हमें 18 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन मिलता है। 18 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। इसी काल में सबसे ज्यादा जो शूद्रों का उत्थान हुआ था इसी काल में हुआ है। ठीक, यह चीज हुआ। अब जातक के अलावा भी कुछ ग्रंथ थे जिसमें उद्योगों का वर्णन है। उद्योग कौन कौन से थे? ये मिटा ही दिया जाए, ये सही रहेगा। ठीक, तो दीर्घ निकाय के अनुसार इस काल में 24 प्रकार के उद्योग थे। उद्योगों के प्रकार लिखे गए हैं। हर ग्रंथ में अलग अलग उद्योगों के प्रकार मिलते हैं। महावस्तु में 36 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। और सबसे प्रमुख ग्रंथ मिलिंद पन्हो में 75 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर इतना ज्यादा था क्या इनके उद्योगों के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी। एक बार ये देख लीजिए आप, दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है, महावस्तु में 36 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है और मिलिंद पन्हो में 75 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। और अब आइए आगे हम देखते हैं इस काल की सामाजिक स्थिति। अब क्या हुआ, जो इस समय का समाज था या सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में जो मुख्य, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शिल्पी होते थे, शिल्पी वह क्या हुआ करते थे? शूद्र। और इनकी जब आर्थिक स्थिति में, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दोनों में उत्थान हुआ। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने शिल्पी का कार्य किया तो उन्हें बेचा, जब बेचा तो अर्थ आया, जब पैसा आता है तब किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपने आप ही ऊपर उठने लगती है। ठीक, अब क्या हुआ, इसी काल में विदेशियों का आक्रमण हुआ। जब विदेशी का आक्रमण हुआ तो जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उसमें खतरा उत्पन्न हुआ। अर्थात इन्हें तो पता नहीं था कि भारत में कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इन्हें तो बस राज करना था। तो किसी के हिसाब से भी, इस हिसाब से वर्ण व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हुआ। ये सबसे प्रमुख पॉइंट है। इसके बाद इस काल में क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे, इन्हें, अर्थात कौन कौन? यवन, शक, कुषाण और पार्थियन, इन्हें निम्न कोटि का क्षत्रिय कहा गया। इस काल में जो यवन थे, कुषाण थे, शक और पहलव थे या पार्थियन थे, इन्हें निम्न कोटि का क्षत्रिय कहा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी काल में मनुस्मृति जो मिलती है, मनुस्मृति में 60 वर्ण संकरों का हमें उल्लेख मिलता है। तो इतनी ही सामाजिक स्थिति में शिल्पी जो शूद्र थे, उनका आर्थिक एवं सामाजिक जो उत्थान होता है इसी काल में होता है। विदेशी आक्रमण होते हैं जिससे भारत की मूल वर्ण व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। और जो यवन, शक, कुषाण एवं पार्थियन थे, इन्हें निम्न कोटि का क्षत्रिय इस काल के शास्त्रों में कहा गया। और जो मनुस्मृति है, इसमें 60 प्रकार के वर्ण संकर का अर्थ होता है कि जैसे आप ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण में भी आप अलग अलग ब्राह्मण हैं।
वो हो गए। क्षत्रिय हो गए तो क्षत्रिय भी अलग अलग प्रकार के क्षत्रिय होते हैं। ठीक, वैश्य और शूद्र, इन सभी में शूद्रों की भी कैटेगरी है, ब्राह्मणों की भी कैटेगरी है और क्षत्रियों की भी कैटेगरी है और वैश्यों की भी कैटेगरी है। तो इनको जब एक वर्ण के अंतर्गत किसी एक वर्ण को उठाया और उस वर्ण को भी कैटेगराइज कर दिया, तब क्या बना, वर्ण संकर बना। अब क्या होता है कि जब यह सामाजिक स्थिति कंप्लीट होती है, अब इस काल में हम देखते हैं कला, कला का विकास बहुत ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा इस मौर्योत्तर काल में भी, कुषाणों के काल में सर्वाधिक कला का विकास हुआ। तो जब भारत में विदेशी आए तो क्या हुआ, जो भारतीय शैली थी उसके साथ कुछ विदेशी शैली भी मिश्रित हुई। इस काल में मुख्य रूप से दो कलाओं का विकास हुआ। जैसे हम कला लिखें तो कला दो प्रकार की विकसित हुई। पहली थी गांधार कला और दूसरी थी मथुरा कला। ये दो प्रकार की मुख्य शैली विकसित हुई। जो गांधार कला थी यह भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण था। जैसे कुछ जो इस कला में कुछ मूर्तियों का निर्माण हुआ, सबसे प्रमुख मूर्तियां थी, वह क्या थी, बौद्ध की मूर्तियां। तो इसमें बौद्ध की मूर्तियों को जो ग्रीक देवता अपोलो हैं उनके समान दिखाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले गांधार कला ही करते, लेकिन जो मथुरा कला थी वह विशुद्ध भारतीय कला थी, अर्थात इसमें केवल और केवल भारतीय कला का प्रदर्शन किया गया। तो हम सबसे पहले गांधार कला देखते हैं। जो गांधार कला आई, इसके बारे में एक एक पॉइंट हम देखते चलते हैं। यह क्या थी, इंडो ग्रीक, अर्थात हिंद यूनानी कला थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, यह जो कला थी, इसमें जो बुद्ध का मुख जो था ग्रीक देवता अपोलो जैसा दिखाया गया है। अब बुद्ध कैसे थे ये तो नहीं पता, तो जैसा उनके मन के अंदर बना हुआ था कि देवता ऐसे होते हैं, वैसे ही बुद्ध की भी प्रतिमा पर उन्होंने प्रयोग किया। तो तीसरा बात होता है कि पहली बार बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाई गई। बुद्ध की खड़ी मूर्ति इसी कला के अंतर्गत, अर्थात गांधार कला के ही अंतर्गत विकसित हुई। बुद्ध की पहली बार जो खड़ी मूर्ति बनाई गई। अब यह जो कला थी, इसको सबसे ज्यादा, इसका जो विकास हुआ यह कुषाणों के काल में। कुषाणों के काल में सबसे ज्यादा जो गांधार कला थी इसका विकास हुआ। और इसका जो मुख्य केंद्र था, इसका मुख्य केंद्र क्या था, तक्षशिला, अर्थात गांधार जो भी शैली विकसित हुई इसका प्रमुख केंद्र तक्षशिला अर्थात आज के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, अब क्या होता है कि इसकी उत्पत्ति का जो स्रोत माना जाता है, उत्पत्ति का स्रोत वह एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला को माना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति के स्रोत माने जाते हैं एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक स्रोत को माने जाते हैं। अब इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि बुद्ध की प्रमुख 4 मुद्राएं दिखाई गई हैं। पहली मुद्रा क्या है, धर्म चक्र मुद्रा। दूसरी मुद्रा क्या है, ध्यान मुद्रा। तीसरी मुद्रा क्या है, अभय मुद्रा। और जो चौथी मुद्रा है वह है वरद मुद्रा। तो बुद्ध की जो 4 मुद्राएं दिखाई गई हैं गांधार शैली में, वह कौन कौन सी मुद्राएं हैं। पहली है धर्म चक्र मुद्रा, दूसरी है ध्यान मुद्रा, तीसरी है अभय मुद्रा और चौथी वरद मुद्रा। तो बुद्ध के इसमें इतने सारे रूप दिखाए गए हैं। तो यहां पर हमारा गांधार शैली कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं गांधार के बाद कौन सी आती है, मथुरा कला या मथुरा शैली। यह विशुद्ध रूप से भारतीय शैली है जो भारत के मथुरा में विकसित होती है। इसमें जो पहली मूर्ति बनाई जाती है वह भगवान महावीर की बनाई जाती है, अर्थात जो मथुरा कला होती है वह
बौद्ध से ज्यादा जैन ग्रंथ की ओर झुकी हुई होती है। तो ठीक है, आगे देखते हैं मथुरा कला। अब क्या होता है, जो अगली शैली विकसित होती है वह क्या है, मथुरा शैली या मथुरा कला। मथुरा शैली का जो विकास होता है वह आज के मथुरा में ही होता है। विकास कहाँ हुआ, विकास मथुरा में। और जो प्रथम मूर्ति बनाई जाती है इस शैली में वह भगवान महावीर की, भगवान महावीर। और मथुरा में ही जैन जो भिक्षुक थे या जैन ग्रंथ के, जैन धर्म के मानने वाले लोग थे, उन्होंने ही इस शैली को प्रश्रय दिया। और सर्वाधिक प्रश्रय कुषाणों ने ही दिया मथुरा शैली को भी। गंधार शैली को भी, गंधार शैली कुषाणों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई, और मथुरा शैली को भी कुषाणों ने अपना आश्रय दिया या प्रश्रय दिया। कुषाणों ने प्रश्रय दिया। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमें मिलते हैं, जो भरहुत और सांची, ये दोनों स्तूप मिलते हैं। ये दोनों स्तूप किस राज्य में स्थित हैं, भरहुत मध्य प्रदेश में ही स्थित है और सांची भी मध्य प्रदेश में। भरहुत जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, और जो सांची स्तूप है वह मध्य प्रदेश के ही विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, विदिशा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो सांची की दूरी है यह लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये दोनों कलाएं जो हैं यह मथुरा शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित कलाएं हैं। अब क्या होता है कि जो गंधार कला, कई जगह इसे गंधार बोला जाता है और कई जगह इसे गांधार कला, और मथुरा, इनकी खास बात क्या है। जो गांधार कला है यह क्या होती है, यह यथार्थवादी शैली है, और जो मथुरा कला है यह आदर्शवादी शैली है। ये चीज आपको याद रखना है। आपको पहले बताया कि बुद्ध के आपको 4 जो किस किस मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं ये याद रखना है। बुद्ध का चेहरा किस ग्रीक देवता जैसे रहता है ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो है कला और शैली समाप्त होता है। अब क्या है कि आगे जो आते हैं वह कुछ ग्रंथ और साहित्य देख लेते हैं हम। तो इस काल में कुछ साहित्यों की रचना की गई, कुछ ग्रंथों की रचना की गई। तो जो ग्रंथ हैं इन्हें हम देखते हैं। इस काल में हाल, पतंजलि, चरक, ठीक है, इन जैसे बहुत सारे लेखक या ग्रंथों के रचयिता हुए। तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो जो पहला रचयिता आता है वह सातवाहन वंश का राजा ही था। इसका नाम था हाल। इसने गाथा सप्तशती की रचना की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश के राजाओं में जिसने एक ग्रंथ की रचना की। अब क्या होता है, अगले होते हैं, इनसे भी पहले एक रचना हुई थी, वो आपको याद रखना है, मौर्यों के बाद शुंग काल में हुई थी। पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की, महाभाष्य की रचना की। अब ये जो पतंजलि थे ये किसी के दरबारी हुआ करते थे। ये किसके दरबारी थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ये किसके दरबारी थे, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। ठीक, अर्थात ये शुंग वंश में हुआ करते थे। अब इसके बाद अगले जो रचयिता हैं वो है चरक। चरक ने चरक संहिता की रचना की। ठीक, ये याद रखना है, यह आयुर्वेद से संबंधित रचना है। ये भी किसी के दरबारी थे। ये किसके थे, कनिष्क। ये सातवाहन वंश का राजा ही था। तो सातवाहन, और ये किसके, शुंग वंश में थे, अर्थात पुष्यमित्र। ये इस काल की रचनाएं थी। अगली जो रचना होती है भरत मुनि द्वारा होती है, भरत मुनि। और पहली जो नाटक पर आधारित रचना है या पहली नृत्य आधारित रचना है वह कौन सी है, भरतनाट्यम। या भरत मुनि की जो रचना थी वह क्या थी, नाट्य शास्त्र।
इसी से भारत की जितनी भी ये नृत्य की शैलियां विकसित हुई हैं, इसका जो मूल स्वरूप माना जाता है वह नाट्य शास्त्र को ही माना जाता है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा। अगली जो रचना है वात्स्यायन कृत है। ऋषि वात्स्यायन, इनकी जो रचना है इसका नाम है कामसूत्र। ठीक। अब और कुछ रचनाएं हैं, जैसे एक और रचना है सौंदरानंद। इधर रचयिता का नाम लिख देते हैं, ये इसके रचयिता थे अश्वघोष। इन्होंने रचना की सौंदरानंद की, ये प्रमुख रचयिता हुए। अब एक और रचना आपको याद रखनी है, वह क्या है? भास द्वारा रचित। भास रचित है स्वप्न वास वदत्तम, यह प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको 7 रचनाएं प्रमुख याद रखनी है। तो यहां पर हमने मौर्योत्तर काल का प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और कला और साहित्य देखा। तो यहां पर हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम प्रमुख रूप से करेंगे गुप्त वंश। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।